हेलो एवरीवन, दिस इज पुरुषोत्तम हियर वेलकमिंग यू टू जीनियस एकेडमिक्स। तो अब आपके बोर्ड एग्जाम के दिन पास आ रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज हम ढेर सारे एमसीक्यूज की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिले और आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ अपने टर्म 1 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ढेर सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस। एंड एज यूजुअल जैसा कि मैं बोलता हूं आप लोगों को साथ में कॉपी पेन लेकर बैठना है सो दैट आप एक टेस्ट की तरह इस वीडियो को लो, ताकि आप साथ में प्रैक्टिस भी करते जाओ, आप खुद को प्रिपेयर करते जाओ अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं किस चैप्टर के, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो किसने ये रिमार्क दिया था कि व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो ये थे हमारे ड्यूक मेटरनिच, जिन्होंने ये कहा था व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला था? दरअसल बात ऐसी थी कि जब भी फ्रांस में कुछ भी रिवॉल्यूशन छिड़ता था तो पूरे यूरोप में ही वो चीज़ फैल जाती थी, और इसी को देखते हुए उन्होंने एक रिमार्क दिया था कि व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। अंडरस्टूड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैड बीन पार्टी ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। तो कौन सी कंट्री है? ग्रीस, ऑप्शन बी। ओके, जो हमारा ग्रीस है, दिस इज द कंट्री विच हैड बीन द पार्टी ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री बिकेम फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन द यूरोप इन द ईयर 1789। कौन सी कंट्री है इन चारों ऑप्शंस में से जो कि फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट बन चुकी थी यूरोप की इन द ईयर 1789? सो विच वॉज दैट कंट्री? दैट वॉज फ्रांस, ऑप्शन बी, दैट वॉज फ्रांस। यस, यू कैन सी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when was the first clear expression of nationalism noticed in Europe? यूरोप में कब पहली बार फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म को नोटिस किया गया था, देखा गया था? सो इन विच ईयर, कौन से ईयर में हुआ था ये? बताइए आंसर। 1789, ऑप्शन सी। ओके, 1789, लेट्स सी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द यूरोपियन कंजर्वेटिव्स नॉट बिलीव इन। बताइए इन ऑप्शंस में से जल्दी से। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्ट्रेंथन मोनार्की, रिटर्न टू अ सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। यस, अ रिटर्न टू अ सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द इटालियन रिवोल्यूशनरी फ्रॉम जिनोवा। कौन सा हमारा इटालियन रिवोल्यूशनरी था जो कि जिनोवा से बिलोंग करता था? सो हु वाज दैट? दैट पर्सन वाज गुसेपी मजीनी। ओके, गुसेपी मजीनी वो हमारा जिनोवा से था और वो एक इटालियन रिवोल्यूशनरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लैंग्वेज वाज स्पोकन फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी इन द मिड 18th सेंचुरी इन यूरोप। 18th सेंचुरी के मिड में यूरोप में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता था फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी? तो लैंग्वेज कौन सी थी? फ्रेंच, दैट वाज फ्रेंच। फ्रेंच को डिप्लोमेसी पर्पस के लिए बोला जाता था हमारे यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज यंग इटली। ध्यान रखिएगा, ये वेरी शॉर्ट में भी आया था ये पिछले साल। यंग इटली क्या था? तो यंग इटली वाज अ सीक्रेट सोसाइटी। यंग इटली क्या था? एक सीक्रेट सोसाइटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रिकॉग्नाइज डैश एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ये जो ट्रीटी हुई थी इसकी वजह से कौन सा जो नेशन है वो इंडिपेंडेंट नेशन हो गया था? तो वो था हमारा ग्रीस। ओके, दैट वाज ग्रीस। देख लेते हैं, चलिए ग्रीस था। यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट प्ले अ रोल टू डेवलप नेशनल सेंटिमेंट्स। कौन सा इनमें से एक रोल प्ले नहीं करता है
नेशनल सेंटिमेंट्स को डेवलप करने में। तो देखो आर्ट से हम कर सकते हैं, हमें बताना है कि कौन सा नहीं करता है। तो आर्ट से तो हम नेशनल सेंटिमेंट को डेवलप कर सकते हैं, और म्यूज़िक से भी कर सकते हैं। क्लाइमेट से कर सकते हैं क्या? नहीं, क्लाइमेट से हम नहीं कर सकते। क्लाइमेट से क्या फ़र्क पड़ता है? हम आर्ट दिखाकर नेशनल सेंटिमेंट डेवलप करते हैं। जैसे कि भारत माता का एक पोर्ट्रेट बना दिया, इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट। तो जब हम भारत माँ का पोर्ट्रेट देखते हैं तो हमें अंदर से नेशनलिस्ट की फीलिंग डेवलप होती है ना, कि हाँ हम भारतवासी हैं, ये हमारी भारत माता है। वैसे ही आप कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हो, तो जैसे आप कोई देशभक्ति गाना सुनते हो, म्यूज़िक सुनते हो, तो उसे सुनने के बाद आपके अंदर एक फीलिंग आती होगी कि हाँ आई एम अ इंडियन, आई एम प्राउड ऑफ इट। तो ये सब क्यों हो पाता है? ये हमारे अंदर एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करता है, चाहे वो आर्ट हो चाहे वो म्यूज़िक हो। पर कभी ऐसा होता है कि क्लाइमेट को देखकर आपको नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप होती हो? नो, ये नहीं होता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who was proclaimed the king of United Italy in 1861? यूनाइटेड इटली का किंग किसे प्रोक्लेम किया गया था 1861 में? तो ये था हमारा विक्टर इमैनुअल टू। ओके, ये जो हमारा विक्टर इमैनुअल था वो कौन था हमारा? उसे प्रोक्लेम किया गया था किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। कौन से ईयर में? इन द ईयर 1861। तो वो था हमारा विक्टर इमैनुअल सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिबरल नेशनलिस्ट मेनली बिलोंग टू विच क्लास? जो लिबरल नेशनलिस्ट हुआ करते थे वो कौन से क्लास से बिलोंग करते थे? पहले बहुत डिफरेंट क्लासेस होते थे, तो ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो मेनली कौन से क्लास के थे बताइए? तो राइट ऑप्शन होगा वो थे हमारे एजुकेटेड मिडल क्लास एलाइट से, यानी कि राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एजुकेटेड मिडल क्लास एलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन जुलाई 1803? जो फर्स्ट अपहीवल था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये हम 9th में भी पढ़ चुके हैं, फ्रांस में हुआ था। ओके, फ्रांस, ऑप्शन बी। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना कि फर्स्ट अपहीवल कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था, यूरोप के अंदर। बाद में वो चीज़ें फैलने लगी थी, पूरे यूरोप में फैलने लगा था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1817 वॉज एन एरिया कॉल्ड? कौन सा वो एरिया था जो कि एक मेजर टेंशन का एरिया बन चुका था? तो वो था हमारा बाल्कन्स। ये जो बाल्कन्स था ना, ये बाल्कन काफ़ी रिसोर्सफुल एरिया था और सभी लोगों की निगाहें उस पर ही टिकी थी कि हमें बाल्कन्स चाहिए। कोई दूसरी वाले भी सोच रहे थे, दूसरे एम्पायर भी सोच रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाए इस पर, जिसकी वजह से उस एरिया में टेंशन बढ़ गई थी। सब लोग ही चाह रहे थे कि हमारे कब्जे में आ जाए, तो इसलिए जो बाल्कन्स था वो हमारा एक टेंशन वाला एरिया बन चुका था इन यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ नेपोलियंस डिफीट? कौन सा हमारा पार्ट नहीं था नेपोलियन के डिफीट का? तो देखो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इटली। यस, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच न्यूली डिजाइंड फ्लैग वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल फ्लैग रॉयल स्टैंडर्ड इन फ्रांस? अब देखो फ्रांस में जब रिवॉल्यूशंस हो रहे थे तो रिवॉल्यूशनरी बहुत सारे चेंजेस ला रहे थे ताकि लोगों के मन में देशभक्ति की भावना डेवलप हो। तो उसमें से उन्होंने क्या किया था, रॉयल स्टैंडर्ड को उन्होंने रिप्लेस कर दिया था। उन्होंने रॉयल स्टैंडर्ड को चेंज कर दिया था दूसरे फ्लैग से, और वो फ्लैग कौन सा था ये आपको बताना है। तो उन्होंने फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड हटा दिया था और इसकी जगह इन्होंने क्या ले लिया था, ट्राई कलर। तो उन्होंने रिप्लेस कर दिया था इस फ्लैग को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ट्राई कलर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो कई लोगों को ये जो चैप्टर है काफ़ी लेंदी है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसा हो सकता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो या फिर आप उसे रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। तो मेरी यही सजेशन है कि फर्स्ट टाइम कई बार होता है, जब आप चैप्टर पढ़ने के बाद फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस देखते हो तो कई बार आपको न्यू क्वेश्चंस लगेंगे। तो आपको करना क्या है, सिंपली क्वेश्चंस को नोट कर लेना है। जैसे कि मान लो कितने लोगों को ये आ गया होगा क्वेश्चन, कितने लोगों को नहीं आया होगा, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है कि भाई मुझे नहीं आ रहा। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर आप अगर इस लिखने से बच रहे हो तो वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा एक क्वेश्चन दिख रहा है कि मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो पहला आपका काम है कि उसको नोट कर लो,
ताकि वो क्वेश्चन अगर गलती से भी एग्जाम में आ जाए तो बाद में आपको पछताना ना पड़े कि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी देखा था पर मैंने ध्यान नहीं दिया, अगर मैंने ध्यान दे दिया होता तो आज मैं इसे करके आ जाता। तो ऐसी चीज़ें होती है स्टूडेंट्स के साथ, तो आपके साथ ना हो ऐसा। तो इसलिए ट्राई करो कि जो भी क्वेश्चन आपको नया जैसा लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन तो मेरे को नहीं आ रहा था पर ये बोर्ड में आ सकता है, तो पहला काम आपको क्या करना है, टेक द नोटबुक एंड जस्ट राइट दैट क्वेश्चन, ताकि वो एग्जाम में आ जाए तो मिस ना हो। अंडरस्टूड? जरूर फॉलो कीजिएगा इसको, मैंने भी किया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Which of the following reforms made the whole system in France more rational and efficient? तो था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आने की वजह से क्या हुआ, जो पूरा सिस्टम था हमारा फ्रांस में वो और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस? किसने डेमोक्रेसी को तहस नहस कर दिया था फ्रांस में, डेमोक्रेसी को उखाड़ फेंका था फ्रांस में? तो वो कौन था महान व्यक्ति, हमारा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट आया तो उसने क्या किया, एक मोनार्कियल रूल ले आया था, तो मोनार्की आ गया तो जो डेमोक्रेसी थी उसका तो तहस नहस हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नेपोलियन बोनापार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रीजन इज रूल्ड ओवर बाय द हैब्सबर्ग एम्पायर? कौन सा रीजन है जो कि रूल्ड किया गया था हैब्सबर्ग एम्पायर के द्वारा? तो वो था हमारा ऑस्ट्रियन हंगेरी। ये जो ऑस्ट्रियन हंगेरी था इस पे किसका रूल था, इस पर कौन रूल करता था, हमारा द हैब्सबर्ग एम्पायर। एमसीक्यूज आने वाले तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी रीड करते जाना है। तो देखो एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो रही है। ओके, नोट भी आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन इन द मिड 18th सेंचुरी इन यूरोप? हमारे मिड 18th सेंचुरी में यूरोप के अंदर लोग ज़्यादातर कौन सा ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे, कौन सा उनका मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था? तो ज़्यादातर क्या हुआ करते थे, पीजेंट्री। पीजेंट्री जो था वो मेन ऑक्यूपेशन था हमारे यूरोप में, ज़्यादातर सब लोग पीजेंट हुआ करते थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what was the main feature of the pattern of land holding prevailing in the eastern and central Europe? So इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, वास्ट स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which country began to use language as a weapon of national resistance? कौन सी कंट्री थी जो कि लैंग्वेज को वो एक हथियार की तरह यूज करने लगे, नेशनल रेजिस्टेंस की तरह। ओके, एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। तो कौन सी कंट्री थी जो कि लैंग्वेज को हथियार की तरह यूज कर रही थी, वो थी हमारी पोलैंड। पोलैंड में लैंग्वेज बोलने के लिए मना था, उनकी खुद की लैंग्वेज, पर उन लोग अपनी लैंग्वेज को बोल रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे चर्च में हर जगह, ताकि वो उसको एक हथियार की तरह यूज कर सके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, What major issue was criticized against by the liberal nationalist? तो वो था efficient bureaucracy। ओके, ऑप्शन डी, efficient bureaucracy। What major issues was criticized against by the liberal nationalist? Yes, efficient bureaucracy। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, German philosopher John Gottfried claimed that true German culture was to be discovered among the ये एक स्टेटमेंट है हमारे एनसीईआरटी का। देखो इस तरीके से पूछ दिया गया, तो इसके आगे है ना क्या था, अमॉन्ग द कॉमन पीपल। क्या था इसके आगे, अमॉन्ग द कॉमन पीपल, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये देखो ये पूरा अगर आप रीड कर लोगे तो आंसर आपके माउथ में आ ही जाएगा, अपने आप आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मीनिंग ऑफ वॉक्स गेस्ट इज, ठीक है, वॉक्स गेस्ट। ओके, इसको आप प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर लेना जरा। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है हमारा, द स्पिरिट ऑफ नेशन। ये आपको एनसीईआरटी में देखना है, इसका दिया होगा। ओके, स्पिरिट ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लेस वेयर द प्रिस्ट एंड बाइशॉप्स वर पनिश्ड। तो कौन सा प्लेस था जहाँ पर प्रिस्ट और बाइशॉप्स को पनिश किया गया था, वो था हमारा साइबेरिया। ओके, अब देखते हैं कुछ फिलअप्स, जो कि फिलअप्स भी आपके एमसीक्यूज के फॉर्म में आ जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707। ये देखना, ये सेम क्वेश्चन पता है कब आया था,
पिछले साल सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया था, उसमें आपको जो पहला क्वेश्चन है ना वो यही दिखेगा, दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इधर भी मैंने दिया है इसलिए सो दैट आपको प्रैक्टिस हो जाए, हर तरीके के क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। द एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707 वॉज बिटवीन डैश एंड डैश। ये एक एक्ट ऑफ यूनियन जो है ये किस और किस के बीच में हुआ था ऑफ 1707, ये डेट भी आपको याद रखना है। ओके तो किसके बीच में हुआ था हमारा ये एक्ट, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। ओके ये टू कंट्रीज होंगे हमारे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकोबिन क्लब्स वेयर द पॉलिटिकल क्लब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, when conservative regimes were destroyed to power, many liberal minded people went underground because of the fear of repression। सबको डर हो गया था मन में कि हम भी कुचल दिए जाएंगे और इसलिए वो अंडरग्राउंड चले गए थे, क्योंकि उस वक्त हो क्या रहा था ना, जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे उनको रिप्रेस किया जा रहा था, क्योंकि मोनार्की लोग तो बहुत इनसे चिढ़ते थे, उनको सख्त नफरत थी। तो इसलिए बहुत से जो लिबरल्स थे हमारे, जो भी हमारे ये लिबरल माइंडेड पीपल थे वो अंडरग्राउंड चले गए थे बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ रिप्रेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलेगरी रिप्रेजेंट द नेशन ऑफ फ्रांस। कौन सी एलेगरी जो है वो नेशन ऑफ फ्रांस को रिप्रेजेंट करती थी, तो हमारी थी वो मैरियनी। ठीक है ये आपको याद रखना, पीछे आपको इसकी वो इमेज भी दिख जाएगी, ये हमारी रिप्रेजेंट करती थी नेशन ऑफ फ्रांस। जैसे कि इंडिया की एलेगरी क्या है, हमारी भारत माता, वैसे ही फ्रांस की है मैरियनी। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश वर द मोस्ट सीरियस नेशनलिस्ट टेंशन इन द यूरोप आफ्टर 1871, सो दैट वाज बाल्कन्स। आई ऑलरेडी टोल्ड दिस। सो विद दिस हमने ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, हमने ट्राई किए हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने का। सो आई होप आपने इसको टेस्ट की तरह लिया होगा, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए या फिर जो क्वेश्चंस आपको न्यू जैसे लगे सो जस्ट राइट इट डाउन। ओके उसको आप राइट कर लो, नोट कर लो और साथ में उसको पढ़ते रहो। ठीक है ताकि आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो कोई न्यू क्वेश्चन ना लगे। और एनसीईआरटी के हर एक लाइन को रीड कर लो, अभी टाइम है, अच्छे से रीड कर लो और एमसीक्यूज उधर से ही बनेंगे। बहुत लोगों के मन में ये मिसकन्फ्यूजन होता है, मैंने खुद सुना है स्टूडेंट से कि भैया बाहर से आते हैं ना क्वेश्चन बोर्ड में, नो नहीं आते हैं। मैंने बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न के साथ देखा है कि बोर्ड इसलिए हार्ड होता है क्योंकि बाहर से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके एनसीईआरटी से ही आता है। सो जस्ट रीड इट केयरफुली, हर लाइन को आपको केयरफुली रीड करना है और आंसर्स उसी में होते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है कि आप पहले के भी प्रीवियस ईयर भी देखोगे तो कोई वो बाहर से नहीं पूछते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहता है, कई बार तो लाइंस भी वही रहते हैं, एनसीईआरटी के एज इट इज़ लाइंस होते हैं और वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हर सेंटेंस को रीड करके जाओ, समझ के जाओ, बहुत ही ईजिली आप स्कोर कर लोगे बहुत ही अच्छे तरीके से। सो आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। लेट मी नो योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर अमेजिंग सेशंस। सो टेक केयर एंड बाय बाय।